आफ्टरनून आप सभी बच्चों को। बेटा बहुत अच्छी तरह से आप लोग तैयारी कर रहे हैं, ऐसा मुझे विश्वास है। ये इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम की आपको पूरी समरी समझा रही हूँ। पहले सिस्टम समझा दिया था, रिवीजन में आप देखिए क्या क्वेश्चन इस पर पूछे जा सकते हैं। सबसे फर्स्ट तो कहाँ पर मिलता है साइट, मैंने आपको बताया सभी की अच्छी तरह से याद होनी चाहिए। इसकी साइट है इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन, वहीं पर होती है ऑक्सीडेटिव फास्फोराइलेशन की प्रोसेस जो ऑक्सीसोम है उस पर। इसमें टोटल 5 कॉम्प्लेक्स के जो आपको नाम बताए, कॉम्प्लेक्स 1, कॉम्प्लेक्स 2, 3, 4, 5, तो 5 कॉम्प्लेक्स का नाम याद रखिएगा। फाइनल हाइड्रोजन एक्सेप्टर जो इसके अंदर होता है वो कौन है? मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन। ये क्वेश्चन पहले भी आ चुका है। फाइनल एक्सेप्टर, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर, तो फाइनल इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर कौन है इसके अंदर? ऑक्सीजन है। इसके बाद में ध्यान दीजिएगा जो NADH2 और FADH2, हम इसको बोलते हैं टर्मिनल ऑक्सीडेशन ऑफ NADH2 एंड FADH2। तो टर्मिनल ऑक्सीडेशन कहाँ पर होता है? इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में। और इसकी जो एनर्जी होती है उससे किसका फॉर्मेशन होता है? ATP का। और इस ATP सिंथेसिस को समझाने के लिए कीमियो-ऑस्मोटिक थ्योरी दी है पीटर मिशेल ने प्रोटॉन ग्रेडियंट की। तो इनका ऑक्सीडेशन होगा और ये जो ऑक्सीडेशन रिडक्शन की एनर्जी है इससे किसका फॉर्मेशन होता है? ATP का फॉर्मेशन होता है, ATP सिंथेसिस होते हैं। जितने भी NADH2 और FADH2 अभी तक बने हैं उनका टर्मिनल ऑक्सीडेशन कहाँ पर अगर होता है? ETC में। माइटोकॉन्ड्रिया से ये सब कहाँ पर आते हैं? इनर मेम्ब्रेन पर। ध्यान रखिएगा अगर पूछा था इलेक्ट्रॉन डोनर टू ETS इज, तो इसमें आता है NADH2 और FADH2, क्योंकि ATP तो डायरेक्ट बन रहे हैं बेटा। तो इलेक्ट्रॉन डोनर कौन होता है? NADH2 और FADH2। फाइनल प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर पर क्वेश्चन पूछा जाए तो आपको मालूम है पूरा जो पाथवे बताया था उसके अंदर मैंने बताया था लास्ट साइटोक्रोम होता है चेन का, साइटोक्रोम A3। तो फाइनल प्रोटॉन या इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर कौन होता है? साइटोक्रोम A3 जो कॉम्प्लेक्स 4 का है, साइटोक्रोम ऑक्सीडेज जिसे हम बोलते हैं A एंड A3। और सीक्वेंस याद रखिएगा, बिहार चिल्ड्रन एकेडमी BC1 जो कॉम्प्लेक्स 3 के हैं, साइटोक्रोम C, साइटोक्रोम A और A3 जो लास्ट वाले कॉपर कंटेनिंग A एंड A3। इसके अलावा एक समरी जो मैंने आपको बताई है टोटल जो ATP फॉर्मेशन होता है उसकी। ग्लूकोज से ग्लाइकोलिसिस की स्टार्टिंग हो रही, ग्लूकोज से सबस्ट्रेट क्या है? ग्लूकोज। ग्लूकोज से क्या फॉर्मेशन हो रहा है? 2 पायरुविक एसिड का। इस प्रोसेस के अंदर टोटल जो 10 स्टेप्स है उसके अंदर किसका फॉर्मेशन होता है? 4 ATP बनते हैं सबस्ट्रेट लेवल फास्फोराइलेशन में से। 2 ATP कंज्यूम हो जाते हैं, खर्च हो जाते हैं स्टार्टिंग में, और फॉर्मेशन होता है 2 NADH2 का। मतलब देखा जाए तो टोटल कितने ATP बन गए? 10 ATP। अगर 2 खर्च हो गए तो -2 ATP। टोटल कितने ATP बन चुके हैं? 8 ATP। लिंक रिएक्शन में कितने NADH2 बनते हैं? 2 NADH2। 1 NADH2 3 ATP के बराबर है, कितने ATP बन जाते हैं? 6 ATP। फिर हमारे पास 2 पायरुविक एसिड से बनता है 2 एसिटाइल कोएंजाइम। लिंक रिएक्शन में 2 एसिटाइल कोएंजाइम का फर्दर ऑक्सीडेशन हो रहा है। क्रेब्स साइकिल के अंदर क्या बन रहा है? 2 ATP। 2 FADH2 कितने ATP के बराबर हो गए? 4 ATP के बराबर। 6 NADH2 और 1 NADH2 कितने ATP के बराबर है? 3 ATP के कितने हो गए? 18। तो क्रेब्स साइकिल में टोटल कितने ATP बन गए? 24 ATP। तो 24, 6 एंड 8 ATP, टोटल ATP कितने हो गए बेटा? 38 ATP। अब आप कहोगे मैडम एरोबिक रेस्पिरेशन में आपने लिखा था 36 और 38 ATP, तो वो क्या है? तो वो मुझे आपको समझाना है, उसके लिए शटल मैकेनिज्म को। तो नेक्स्ट हम शटल मैकेनिज्म समझेंगे। और एक चीज आपको ध्यान रखनी है, ऑक्सीडेटिव फास्फोराइलेशन क्या होता है? फॉर्मेशन ऑफ ATP फ्रॉम ADP एंड इनऑर्गेनिक फास्फेट। ADP से ATP का बनना कहाँ पर होती है प्रोसेस? माइटोकॉन्ड्रिया की इनर मेम्ब्रेन पर। कहाँ पर? ऑक्सीसोम, जहां पर ATP सिंथेटेज एंजाइम होता है वहां पर प्रोसेस होती है ऑक्सीडेटिव फास्फोराइलेशन की। और इस ATP सिंथेसिस को समझने के लिए थ्योरी किसने दी थी? पीटर मिशेल ने। कौन सी थ्योरी दी थी? कीमियो-ऑस्मोटिक थ्योरी दी थी। क्या जरूरी होता है उसके अंदर? प्रोटॉन ग्रेडियंट, प्रोटॉन पंप, मेम्ब्रेन, ये सारी चीजें मैंने पहले भी आपको समझाई थी क्लोरोप्लास्ट में। माइटोकॉन्ड्रिया में फिर से इस चीज को बता रही हूँ। तो 2 प्रोटॉन होंगे। तो ये आगे की थ्योरी में आपको शटल मैकेनिज्म जो है थोड़ा सा समझा देती हूँ। हाँ बेटा, ETC अब आपको समझ में आ गया है।
अब अगर आपका क्वेश्चन पूछा जाता है कि एक ग्लूकोज के ऑक्सीडेशन से सबसे ज़्यादा एटीपी कहाँ पर प्रोड्यूस होंगे, ग्लाइकोलिसिस में, लिंक रिएक्शन में, क्रेब्स साइकिल में और ईटीसी में, क्या आंसर देंगे आप सोचिए बेटा? ईटीसी, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के अंदर, क्योंकि जितने भी NADH2 बने हैं और जितने भी FADH2 बने हैं उनका टर्मिनल ऑक्सीडेशन कहाँ पर हो रहा है? इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में। इसलिए सबसे ज्यादा एटीपी कहाँ पर बनेंगे? ईटीसी में। बाकी आपने देखा है सबस्ट्रेट लेवल पर कितने एटीपी वहां पर बने? ग्लाइकोलिसिस में 4 एटीपी, जिसमें से 2 कंज्यूम हो गए हैं। क्रेब साइकिल में कितने बार चले? 2 बार क्रेब साइकिल चली, तो टोटल 2 जीटीपी डायरेक्ट बने हैं। तो जितने भी NADH2 और FADH2 बने हैं उनका टर्मिनल ऑक्सीडेशन कहाँ पर हुआ है? ईटीसी में, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के अंदर। और कल मैंने आपको ये भी कहा था कि शटल मैकेनिज्म जो है वो आपको मुझे बताना है कि शटल मैकेनिज्म क्या है। ध्यान रखिएगा, शटल सिस्टम जो है ये ओनली किस में मिलता है? यूकैरियोट्स में। प्रोकैरियोटिक में शटल मैकेनिज्म नहीं होता है। किस में होता है? केवल यूकैरियोटिक सेल में। ध्यान देना बेटा शटल मैकेनिज्म पर कि कितने तरह के शटल चलते हैं यहाँ पर? 2 तरह के। एक शटल होता है मैलेट एस्पार्टेट शटल। शटल मैकेनिज्म को पहले मैंने आपको समझा दिया है। यहाँ पर रिवीजन में इतना ध्यान रख लीजिएगा कि जब यूकैरियोटिक सेल में मैलेट एस्पार्टेट शटल चलता है तो 2 NADH2 से कितने एटीपी का फॉर्मेशन होता है? 6 एटीपी का। एक NADH2 के ऑक्सीडेशन से कितने एटीपी बनेंगे? 3। और 2 NADH2 से कितने एटीपी बनते हैं? 6 एटीपी। ये जो हमें ग्लाइकोलिसिस के अंदर प्राप्त हुए थे NADH2। आपको मालूम है क्रेब साइकिल कहाँ पर चल रही है? मैट्रिक्स में। वहीं इनर मेम्ब्रेन पर क्या चलता है? इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। तो क्रेब साइकिल के NADH2 और FADH2 ट्रांसफर हो जाते हैं, बट ग्लाइकोलिसिस कहां पर चलती है? साइटोप्लाज्म में। साइटोप्लाज्म से इसको कहां पर आना होता है? माइटोकॉन्ड्रिया की मेम्ब्रेन में। माइटोकॉन्ड्रिया की मेम्ब्रेन कैसी होती है? इम्परमिएबल। तो उस NADH2 को लाने के लिए किसकी रिक्वायरमेंट होती है? कैरियर की रिक्वायरमेंट होती है। और इस कैरियर को ही हम क्या बोलते हैं? शटल। ये जो कैरियर है जो लेकर आ रहा है साइटोप्लाज्म से माइटोकॉन्ड्रिया में, और इसे ही हम क्या कहते हैं? शटल। तो शटल 2 तरह का चलता है यूकैरियोटिक सेल के अंदर। एक होता है मैलेट एस्पार्टेट शटल। जब ये शटल चलेगा तो नेट गेन कितना होगा? 38 एटीपी, क्योंकि 2 NADH2 से कितने एटीपी का फॉर्मेशन होगा? 6 एटीपी का। कहां पर चलता है? या हार्ट में चलता है, लीवर में चलता है, किडनी में चलता है। एक शटल और चलता है ग्लिसरॉल 3 फास्फेट शटल। ग्लिसरॉल शटल सिस्टम जो चलता है, ग्लिसरॉल फास्फेट शटल, इसमें नेट गेन कितना होता है? 36 एटीपी का, क्योंकि ये जो 2 NADH2 होता है ये 4 एटीपी का फॉर्मेशन करता है, क्योंकि इस प्रोसेस में एटीपी कंज्यूम हो जाते हैं। तो इसमें नेट गेन कितना होता है? 36 एटीपी, जो न्यूरॉन्स में चल रहा है, मसल्स में चल रहा है। ध्यान देना बेटा, अगर क्वेश्चन पूछा जाता है कि एक ग्लूकोज के कंप्लीट ऑक्सीडेशन से कितने एटीपी प्राप्त होंगे, हाउ मेनी एटीपी फॉर्म्ड, तो आपका आंसर आएगा 36 एटीपी और 38 एटीपी। ध्यान देना, आपका करेक्ट आंसर क्या होगा? या तो 36 या 38। जब आपको कोई शटल नहीं दिया हुआ है तो आपका राइट आंसर क्या होगा? 36 एटीपी और 38 एटीपी। अगर आपका क्वेश्चन पूछा जाए कि यूकैरियोट में ग्लिसरॉल फास्फेट शटल के माध्यम से कितने एटीपी अणु प्राप्त होंगे, तो आपका राइट आंसर क्या आएगा? 36 एटीपी। अगर क्वेश्चन में ग्लिसरॉल फास्फेट शटल दिया है तो आपका आंसर क्या आ रहा है? 36 एटीपी। अगर मैलेट एस्पार्टेट दिया है तो आपका आंसर क्या आ रहा है? 38 एटीपी। तो ये बात मैंने यूकैरियोटिक की करी। इन एरोबिक रेस्पिरेशन में, वायवीय श्वसन में नेट टोटल गेन ऑफ एटीपी फ्रॉम 1 ग्लूकोज से पूछा जाएगा तो आपका आंसर आएगा 36 एटीपी और 38 एटीपी। और यही क्वेश्चन ये अगर प्रोकैरियोट्स में पूछा था, ध्यान देना, प्रोकैरियोटिक में हमेशा कितने एटीपी का फॉर्मेशन होगा? 38 एटीपी का, क्योंकि प्रोकैरियोटिक में कोई शटल मैकेनिज्म नहीं होता है। इसलिए प्रोकैरियोटिक में ऑलवेज कितने एटीपी का फॉर्मेशन होगा? 38 एटीपी का। यूकैरियोटिक में 36 और 38। और अगर हमारे पुराने पेपर्स के हिसाब से देखा जाए तो जब ऑप्शन में 36 भी दिया था और 38 भी दिया था तो यहाँ पर हमने राइट आंसर माना था 38 को। मतलब क्वेश्चन हालांकि क्लियरली पूछना चाहिए था पर पूछा नहीं गया था उस समय।
एक टर्म और आपको क्लियर करिए, ऑक्सीडेटिव फास्फोराइलेशन। क्या होता है ऑक्सीडेटिव फास्फोराइलेशन? फॉर्मेशन ऑफ एटीपी फ्रॉम एडीपी। ऑक्सीडेटिव फास्फोराइलेशन हमेशा कहां पर होता है? माइटोकॉन्ड्रिया में। फोटोफास्फोराइलेशन कहां पर होता है? क्लोरोप्लास्ट में। साइट की बात करते हैं तो साइट क्या होती है? ऑक्सीसोम। हमने माइटोकॉन्ड्रिया का स्ट्रक्चर अच्छी तरह से समझा है। इसकी लोकेशन कहां पर होती है ऑक्सीडेटिव फास्फोराइलेशन? ऑक्सीसोम कहां पर होते हैं? इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन पर। और ये जो एटीपी सिंथेसिस की पूरी प्रोसेस है, इसको समझाया था पीटर मिशेल ने। कौन सी हाइपोथेसिस दी थी उन्होंने? कीमियो-ऑस्मोटिक हाइपोथेसिस, कीमियो-ऑस्मोसिस या रसोपरासरणी परिकल्पना दी गई थी, हाइपोथेसिस दी गई थी। और इसके अंदर मैंने आपको बता भी दिया रिक्वायर्ड क्या क्या होते हैं, मेम्ब्रेन, प्रोटॉन पंप, मैट्रिक्स, सारी चीजें ध्यान रखिएगा। 2 प्रोटॉन रिक्वायर्ड होते हैं किसके लिए? फॉर्मेशन ऑफ 1 एटीपी। एक एटीपी का फॉर्मेशन करना है तो कितने प्रोटॉन की रिक्वायरमेंट होती है? 2। 1 NADH2 कितने प्रोटॉन हो गए? 6 प्रोटॉन। कितने एटीपी? 3 एटीपी, क्योंकि एक एटीपी के लिए 2 प्रोटॉन की रिक्वायरमेंट है। एक FADH2 से कितने इक्विवेलेंट एटीपी के बराबर होता है? 2 एटीपी के कितने प्रोटॉन? 4 प्रोटॉन। ईटीसी के अंदर पूरा मैकेनिज्म आप लोगों को समझाया गया है। अब हम नेक्स्ट चीज जो देखेंगे रेस्पिरेशन के अंदर, एक चीज आपकी बीटा ऑक्सीडेशन ऑफ फैटी एसिड, वसीय अम्लों का बीटा ऑक्सीकरण। और साथ में बात करेंगे आरक्यू की, तो बोर्ड पर मैं लिख देती हूँ सब कुछ बेटा। देख रहे हैं बीटा ऑक्सीडेशन ऑफ फैटी एसिड, वसीय अम्लों का बीटा ऑक्सीकरण। पहले भी इसके बारे में मैंने स्टार्टिंग में बताया था रेस्पिरेशन में आपको कि फैटी एसिड, जब फैट का ऑक्सीडेशन होता है तो किसका फॉर्मेशन होता है? फैटी एसिड और ग्लिसरॉल का। तो मेनली कहां पर चलता है? पेरी माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस में। इसके अलावा प्लांट्स में आप कहां पर देखते हो? पर ऑक्सीसोम में, एनिमल्स में माइटोकॉन्ड्रिया में देखते हो। फैटी एसिड का बीटा ऑक्सीडेशन होता है, उससे किसका फॉर्मेशन हो जाता है? एसिटाइल को एंजाइम का। ये हमने पहले भी पढ़ा था, फैटी एसिड का बीटा ऑक्सीडेशन होगा। इसे ही फैटी एसिड का ऑक्सीडेशन होकर 2 कार्बन कंपाउंड एसिटाइल को एंजाइम का रिलीज होना ही क्या कहलाता है? बीटा ऑक्सीडेशन। इसके अंदर एनसीईआरटी में एक फैटी एसिड का दिया है पामिटिक एसिड का। एक पामिटिक एसिड से कितने एटीपी रिलीज होते हैं? 129 एटीपी फैटी एसिड का ऑक्सीडेशन होकर। और यहाँ पर मैंने आपको बताया कि फैटी एसिड का ऑक्सीडेशन होगा, फॉर्मेशन होता है एसिटाइल को एंजाइम का। ये एसिटाइल को एंजाइम कहाँ पर एंटर करता है? टीसीए साइकिल में, क्रेब्स साइकिल में, जहां पर ऑक्सीडेशन होने से फॉर्मेशन होता है 12 एटीपी का। एक एसिटाइल कोएंजाइम से 12 एटीपी, 2 एसिटाइल कोएंजाइम होते हैं तो क्रेब्स साइकिल 2 टाइम चलती है, टोटल एटीपी बनते हैं 24। तो 1 एसिटाइल कोएंजाइम इज इक्विवेलेंट टू 12 एटीपी। एक एसिटाइल कोएंजाइम का ऑक्सीडेशन होगा तो 12 एटीपी बनेंगे, साथ में वाटर का फॉर्मेशन होता है, CO2 रिलीज होती है। ये हमने क्रेब्स साइकिल में पढ़ लिया है। तो बीटा ऑक्सीडेशन आपको क्लियर हो गया है। बीटा ऑक्सीडेशन के बाद में मैं बात कर रही हूँ आरक्यू की, रेस्पिरेटरी क्वेश्चन की, श्वसन गुणांक की। कैसे निकाला जाता है आरक्यू? CO2 इवॉल्व श्वसन क्रिया में जो मुक्त CO2 होती है उसका आयतन, वॉल्यूम, और श्वसन क्रिया में जो ऑक्सीजन उपयोग में ली जाती है, जो ऑक्सीजन कंज्यूम होती है, इसके रेशियो को कहा जाता है आरक्यू। तो आरक्यू का फॉर्मूला ध्यान में रखिएगा, CO2/O2। और CO2 कैसी हो रही है बेटा? इवॉल्व हो रही है, मतलब मुक्त CO2 और उपयोग में ली गई ऑक्सीजन। क्लियर है? आरक्यू, आरक्यू को क्या कहा जाता है हिंदी में? श्वसन गुणांक। और आरक्यू वेरी इंपॉर्टेंट, आरक्यू का मान किस पर निर्भर करता है? आरक्यू डिपेंड्स अपॉन रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट, श्वसनी पदार्थ। मैंने आपको बताया था श्वसनी पदार्थ क्या होते हैं? कार्बोहाइड्रेट होते हैं, फैट होता है, प्रोटीन होता है, कार्बनिक अम्ल होते हैं। ये होते हैं श्वसनी पदार्थ जो श्वसन में उपयोग में लिए जाते हैं। प्रथम श्वसनी पदार्थ हमेशा क्या होता है? कार्बोहाइड्रेट, देन फैट। अगर एनर्जी रेफरेंस ऑर्डर देखा जाए तो सबसे ज्यादा एनर्जी किससे मिलती है? फैट से, आपको बता दिया गया है। तो इसको आरक्यू को
डिपेंड कर रहा है रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट पर, श्वसनीय पदार्थ पर। और इसको मेजर किससे किया जाता है? इसको मेजर किया जाता है, मापा जाता है गैनोंग रेस्पायरोमीटर से। गैनोंग श्वसन मापी से आरक्यू की गणना की जाती है। अब हम देखते हैं आरक्यू। सबसे फर्स्ट में बात कर रही हूँ कार्बोहाइड्रेट की। कार्बोहाइड्रेट में स्टार्च, ग्लाइकोजन, ग्लूकोज, सब कुछ जो कार्बोहाइड्रेट में आता है। किसी भी नाम से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ग्रेप्स है, ग्रेप्स का क्या होगा आरक्यू? तो कार्बोहाइड्रेट में भोज्य पदार्थों का, फूड का कंप्लीट ऑक्सीडेशन होता है, पूर्ण ऑक्सीकरण होता है। इसलिए आरक्यू की वैल्यू क्या आती है? 1। हम रिएक्शन लिखते हैं स्टार्टिंग में रेस्पिरेशन में, कितनी CO2 इवॉल्व होती है? 6 मॉलिक्यूल। कितने ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल यूज में आते हैं? 6। वैल्यू क्या आ जाती है कार्बोहाइड्रेट की? 1, क्योंकि इससे भोज्य पदार्थों का पूर्ण ऑक्सीकरण होता है। तो यदि आरक्यू का मान 1 है, यदि आरक्यू की वैल्यू 1 है, तो रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट क्या होगा? कार्बोहाइड्रेट। और कार्बोहाइड्रेट का आरक्यू क्या होगा? इजीली 1। देन हम बात करते हैं वसा या तेल की, फैट या ऑयल की। इसकी वैल्यू आती है, आरक्यू की वैल्यू क्या आती है? लेस देन 1। 0.7 जो है इसकी वैल्यू है। आप इधर भी इसको भी ध्यान दीजिएगा, ग्रेटर देन लेस देन को, कि आरक्यू की वैल्यू कैसी है? लेस देन 1। 1 से कम है आरक्यू का मान यदि वसा और तेल है तो। क्लियर हो गया बेटा ये चीज आपको कि आरक्यू का मान 1 से कम है तो श्वसनीय पदार्थ क्या होगा? वसा या तेल। नेक्स्ट बात हम करते हैं प्रोटीन की। और 1 से कम है इसका मतलब क्या हो गया? अगर आरक्यू की वैल्यू 1 से कम आ रही है, इसका मतलब क्या हो गया? CO2 ज्यादा रिलीज हो रही है, सॉरी CO2 कम रिलीज हो रही है और ऑक्सीजन ज्यादा यूज में आ रही है, क्योंकि फैट का ऑक्सीडेशन में ज्यादा ऑक्सीजन काम में आती है। तीसरी बात कर रही हूँ मैं प्रोटीन की। प्रोटीन का आरक्यू क्या है? लेस देन 1। और किसके बीच में आता है? 0.8 से 0.9 के बीच में। फैट पर और ध्यान दीजिएगा, 2 चीजें मैंने और एक्स्ट्रा बताई जो सारे बच्चे ध्यान रख ही लेते हैं। फिर भी एक चीज मैंने बताई थी, जब वसीय बीज जैसे कैस्टर का सीड है, तो जब उसका जर्मिनेशन होता है तो आरक्यू की वैल्यू क्या आती है? जर्मिनेशन के समय और मैच्योरिंग के समय, जब जर्मिनेशन होता है तो आरक्यू की वैल्यू होती है लेस देन 1। और जब सीड मैच्योर फैटी सीड्स होता है तो उस समय आरक्यू की वैल्यू होती है मोर देन 1। और सिंपली पूछा गया फैट के ऊपर, ऑयल के ऊपर, तो 0.7 लेस देन 1। हम यहाँ पर बात कर रहे हैं एनएरोबिक रेस्पिरेशन की, अवायवीय श्वसन पर की। एनएरोबिक रेस्पिरेशन के बारे में हमने बात की कि टोटल उसमें कितने एटीपी प्रोड्यूस हो रहे हैं। नेट टोटल 2 एटीपी प्रोड्यूस हो रहे हैं। मतलब ग्लाइकोलिसिस में 6 एटीपी का सीधा नुकसान होता है, केवल 2 एटीपी प्राप्त होते हैं। एनएरोबिक रेस्पिरेशन में साइट क्या होती है? साइटोसोल होती है, साइटोप्लाज्म होती है। एनएरोबिक रेस्पिरेशन की साइट 2 एटीपी हमें मिलते हैं। एनएरोबिक रेस्पिरेशन में कहाँ पर होता है? आरबीसी के अंदर होता है, मसल्स के अंदर होता है, लोअर पैरासाइट के अंदर होता है, जर्मिनेटिंग सीड के अंदर होता है। और आरक्यू की वैल्यू क्या होती है इसके अंदर? इनफाइनाइट। क्यों होती है? क्योंकि इसके अंदर CO2 तो रिलीज हो रही है बट ऑक्सीजन यूज में नहीं आती है। अब आ गया कार्बनिक पदार्थ, ऑर्गेनिक एसिड। ऑर्गेनिक एसिड का आरक्यू क्या होगा? तो दिन के समय आपको मालूम है सिट्रिक एसिड, केम प्लांट से भी ऑर्गेनिक एसिड बनते हैं जो दिन के समय ब्रेक डाउन होते हैं। ऑर्गेनिक एसिड में बात करें, सिट्रिक एसिड का 1.3, मैलिक एसिड 1.33, ऑक्जेलिक एसिड का 4.0। और एक नई चीज आपको और बता रही हूँ, अगर मिक्स डाइट का आरक्यू पूछ लिया जाए तो 0.85 लेस देन 1। मिक्स डाइट में सब कुछ आ जाता है। और वेरी स्पेशल पॉइंट ध्यान दीजिएगा, केम प्लांट्स में जैसे नागफनी में पूछ लिया, नागफनी में रात्रि के दौरान आरक्यू का मान क्या होगा? तो याद रखिएगा आरक्यू की वैल्यू क्या आती है? 0। केम प्लांट्स ड्यूरिंग नाइट, रात्रि के दौरान केम पादपों में आरक्यू की वैल्यू या मान क्या होगा? तो क्या होगा इसके अंदर? 0। अब श्वसन में हम बात करेंगे कि श्वसन को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से, बोर्ड पर मैं मेंशन कर देती हूँ और उसको समझा देती हूँ। तो अब हम देखेंगे रेस्पिरेशन को कौन कौन से फैक्टर इफेक्ट कर रहे हैं, कौन कौन से कारक श्वसन को प्रभावित कर रहे हैं। तो हम यहाँ पर पढ़ रहे हैं श्वसन को प्रभावित करने वाले कारक। आपको बिल्कुल MCQ के हिसाब से सोचना है
कि श्वसन को कौन कौन से कारक प्रभावित कर सकते हैं। सबसे पहली बात मैं कर रही हूँ टेम्परेचर की, तापमान की बात कर रही हूँ। तापमान ऑप्टिमम टेम्परेचर जिस पर रेट ऑफ रेस्पिरेशन सबसे बेस्ट रहती है वो कौन सा होता है, 20 to 35 डिग्री सेल्सियस। आपको ध्यान रखना है 20 से 35। आपको मालूम है रेस्पिरेशन इज एन एंजाइमेटिक प्रोसेस, श्वसन एक एंजाइमीय क्रिया है। तो अगर लो टेम्परेचर होगा तो एंजाइम कैसे हो जाएंगे, इनएक्टिव, और अगर टेम्परेचर बहुत हाई हो गया तब भी एंजाइम डीनेचर्ड हो जाएंगे। Q10 जो होता है उसकी वैल्यू होती है 2 to 3। ऑक्सीजन, एरोबिक रेस्पिरेशन ऑक्सीजन की प्रेजेंस में होता है और एनएरोबिक रेस्पिरेशन ऑक्सीजन की एब्सेंस में होता है। तो एनएरोबिक रेस्पिरेशन पर या अनाक्सी श्वसन पर ऑक्सीजन का कैसा इफेक्ट होता है, अवरोधक प्रभाव, जिसको हम क्या बोलते हैं, पाश्चर प्रभाव, पाश्चर इफेक्ट इसे कहा जाता है। तो ये किस पर प्रभाव डाल रहा है, किस पर अवरोधक प्रभाव डाल रहा है, एनएरोबिक रेस्पिरेशन पर। तो अनाक्सी श्वसन पर जो ऑक्सीजन का अवरोधक प्रभाव है उसे हम क्या कहते हैं, पार्शियल इफेक्ट। तो ये ऑक्सीजन किसको इफेक्ट कर रही है, एनएरोबिक रेस्पिरेशन को। नेक्स्ट बात करते हैं CO2। अगर CO2 इंक्रीज होगी तो रेट ऑफ रेस्पिरेशन डिक्रीज हो जाएगी। क्यों डिक्रीज हो जाएगी, आपने पहले ही पढ़ा है कि CO2 की अगर सांद्रता अधिक हो जाएगी, कंसंट्रेशन ज्यादा हो गया जाएगी तो स्टोमेटा क्लोज हो जाएंगे। नेक्स्ट बात करते हैं साल्ट की। अगर प्लांट को हम जो है वाटर से साल्टी वाटर में ट्रांसफर करते हैं तो रेट ऑफ रेस्पिरेशन इंक्रीज हो जाती है, श्वसन की दर बढ़ जाती है। यदि पादप को जलवीय उसमें लवणीय जल में स्थानांतरित कर दिया जाए तो श्वसन की दर पर क्या प्रभाव पड़ेगा, श्वसन की दर बढ़ जाएगी, क्योंकि आयन को एब्जॉर्प्शन करने के लिए एनर्जी की रिक्वायरमेंट ज्यादा होती है, और जहां एनर्जी की रिक्वायरमेंट ज्यादा होगी वहां पर रेट ऑफ रेस्पिरेशन इंक्रीज हो जाएगी। देन हार्मोन, जितने भी ग्रोथ हार्मोन है जो ग्रोथ कर रहे हैं, तो ग्रोथ हार्मोन जैसे कि इंडोल, एसिटिक एसिड, जिब्रेलिक एसिड, साइटोकाइनिन, ये सब रेट ऑफ रेस्पिरेशन को इंक्रीज कर देते हैं। जब फल पकते हैं, राइपनिंग ऑफ फ्रूट, फलों के पकने के दौरान श्वसन की दर बढ़ जाती है, क्योंकि कौन सा श्वसन होता है, क्लाइमेक्टिक श्वसन। क्लाइमेक्टिक श्वसन जैसे केले के पकते समय श्वसन की दर बढ़ जाती है। कौन सा श्वसन है, क्लाइमेक्टिक श्वसन से कहा जाता है, रेट ऑफ रेस्पिरेशन बढ़ जाती है। कौन सा हार्मोन बन जाता है, इथाइलिन हार्मोन का फॉर्मेशन हो जाता है। तो जब भी कोई विलगन की बात होती है, पकने की बात होती है, तो रेट ऑफ रेस्पिरेशन इंक्रीज हो जाती है। लाइट इंटेंसिटी बढ़ेगी। लाइट किसको कंट्रोल करती है, स्टोमेटल ओपनिंग एंड क्लोजिंग को, रंध्रों के खुलने और बंद होने को, और उसके अलावा फोटोसिंथेसिस पर भी इफेक्ट करती है। तो लाइट अगर इंक्रीज होगी तो रेट ऑफ रेस्पिरेशन भी इंक्रीज हो जाएगी। अगर फोटोसिंथेसिस ज्यादा होगा, रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट बनेंगे। अगर प्लांट को कोई चोट लग जाती है, कोई रोग है, डिजीज है, कोई वाउंड है, तब भी रेट ऑफ, क्योंकि वो हीलिंग की प्रोसेस होगी तो उसके अंदर भी एनर्जी रिक्वायर्ड होती है डिवीजन के अंदर, इसलिए रेट ऑफ रेस्पिरेशन इंक्रीज हो जाती है। कौन रोकता है, कौन इसको रोकता है, साइनाइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, ये रेट ऑफ रेस्पिरेशन को कम कर देते हैं। एज आपको मालूम है, यंग लीव्स में रेट ऑफ रेस्पिरेशन ज़्यादा होती है एज कम्पेयर टू ओल्ड लीव्स। और इसके अलावा ध्यान रखिएगा, हाई कहाँ पर होती है, मेरिस्टेम एपेक्स, क्योंकि वहां पर चलता रहता है सेल डिवीजन, न्यू सेल का फॉर्मेशन होता है मेरिस्टेमेटिक रीजन पर, रूट टिप, शूट टिप। तो वहां पर रेट ऑफ रेस्पिरेशन, जहां पर भी सेल डिवीजन होगा, इसके पहले हमने पढ़ा था सेल डिवीजन, तो आपको मालूम है सेल डिवीजन में एटीपी रिक्वायर्ड होते हैं, और एटीपी मीन्स ये जो मेटाबॉलिक एनर्जी कहाँ से मिलती है, रेस्पिरेशन से। तो जब भी मेरिस्टेमेटिक एपेक्स है वहां पर रेट ऑफ रेस्पिरेशन हाईएस्ट होगी। तो ये बेटा आपको कंप्लीट रेस्पिरेशन का टॉपिक समझा दिया है। इस रेस्पिरेशन के वीडियो को अगर आपने अच्छी तरह से देख लिया है तो आपका कोई भी क्वेश्चन इस टॉपिक का रॉन्ग नहीं होगा। बहुत अच्छी तरह से इस वीडियो को देख लीजिए। नेक्स्ट वीडियो में जो है, कल आपका जो वीडियो बनाऊंगी ट्रांसपिरेशन का बनाऊंगी, और उसके बाद में हार्मोन्स जो है उसमें ऑलमोस्ट आपको लर्न करना है, तो वो आप खुद करने का टाइम रहा तो उसको भी एक बार बाद में और समझा देंगे।
तो कल वाला जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा आपका ट्रांसपिरेशन का। इस वीडियो को आप अच्छी तरह से देखिए, समझिए, इसी में से आपके क्वेश्चन आ जाएंगे, विश्वास रखिए। इतना अगर आपने समझ लिया है तो बिल्कुल समराइज है, बहुत अच्छी तरह से शॉर्ट में, इससे बेहतर रिवीजन नहीं हो सकता है आपका। इसलिए रेगुलर आप लोग वीडियो देखते रहिए।